नमस्कार दोस्तों। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल संकल्प द रिजोल्यूशन। जैसा कि नाम है इसका, संकल्प संकल्प द रिजोल्यूशन। शॉर्ट में इसे STR भी बोलता हूं। तो संकल्प द रिजोल्यूशन में स्वागत है। इसके पहले मैं शिव कुमार यहाँ पे एक क्लास जो है बिहार का परिचय के रूप में डाल चुका हूँ, जो कि क्या इम्पोर्टेंट है बिहार की क्लास, बिहार स्पेशल BPSC के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। तो जा करके वहाँ पे देखें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है वो इस मद्देनज़र से इम्पोर्टेंट है कि बिहार स्पेशल जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं BPSC में, उसमें कितने प्रश्न आते हैं और वो कौन से पार्ट हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और बिहार स्पेशल कहने का संदर्भ यहाँ पे केवल स्टैटिक पार्ट नहीं, यहाँ पे केवल स्टैटिक पार्ट नहीं है, बल्कि बिहार स्पेशल कहने का संदर्भ, बिहार स्पेशल कहने का संदर्भ यहाँ पर है तीन। एक तो स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट करने का संदर्भ है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सबसे जो प्रश्न आते रहते हैं वो। दूसरा पार्ट है यहाँ पे बिहार करेंट की, बिहार करेंट की, क्योंकि आप जानते हैं कि BPSC के सिलेबस में ये वर्णित किया हुआ, ये बताया गया है यदि जो क्वेश्चन आते हैं ये, तो 1/3 क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। तीसरा जो बिहार स्पेशल के संदर्भ में है वो है इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमी सर्वे से भी प्रश्न जो है प्रतिवर्ष लगभग आप देखते होंगे BPSC में 3, 4 या 5 की संख्या में रहते हैं, बार बार रहते हैं। तो इस तरीके से बिहार स्पेशल यदि तीनों को मिला दिया जाए तो इसकी संख्या 35 से 40 भी, या अमूमन ऑन एवरेज कह सकते हैं तो ये 30 से 35 के बीच में ये प्रश्न रहते हैं 150 के अराउंड में। ठीक है। इसमें यदि आप करेंट मिला दें तो इसकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाता है। जो नेशनल इंटरनेशनल करेंट मिलाते हैं तो इसकी संख्या 60 से 70 के आसपास में पहुंच जाती है। ये समझ गए ना। तो इसलिए समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पे आपकी इतनी बड़ी संख्या है ये। और ये होता क्या है कि अमूमन ये आप एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद ही आप इसको देखते हैं, वो भी 1 डेढ़ महीना या 2 महीना पहले। ठीक है ना। और साथ साथ में इसके क्या होंगे, इस साथ साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी, एक प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा आपका। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐतिहासिक परिदृश्य से शुरुआत करता हूँ। ऐतिहासिक परिदृश्य यानी कि जो PYQ के प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न आए हुए हैं। और इसके बाद MCQ, यानी PYQ भी होंगे और MCQ भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। आते हैं इसके साथ ही पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ये बिरांद लिख दिए हैं, यहाँ पे है चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो है, प्राचीनतम जो संस्कृति है वो है, सॉरी, प्राचीनतम संस्कृति है वो है, क्या है वो, यहाँ का आंसर है ये नवपाषाणिक संस्कृति। ये जो है नवपाषाणिक संस्कृति है चिरांद में। ये देखिए, ये चिरांद जो है, जो फिलहाल ये चिरांद है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है ना। सारण डिस्ट्रिक्ट में है ये चिरांद। और साथ साथ में क्या है कि चिरांद के साथ साथ में चेचर, चेचर जो है ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। चेचर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है।
यहाँ पे। तो ये दोनों जो स्थल हैं ये नवपाषाणिक संस्कृति है। साथ साथ में चिरान से जो है हड़प्पा काल के, हड़प्पा काल के कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं चिरान से। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें जानने की योग ये है कि ये जो है नवपाषाणी क्या है। तो आप जानते हैं कि पहले जो है ये तो प्राचीनतम इतिहास के पाठ हैं ये। इतिहास तो जानते हैं कि वैसी घटना जिसमें क्रमबद्ध, वैसी घटनाएं जिसमें क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, जिसका सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाए और जिसका मानव जीवन के ऊपर व्यापक असर पड़े, मानव जीवन के ऊपर व्यापक असर पड़े, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। तो इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से वैसे तो तीन पार्ट में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नवपाषाणिक है ये। तो यहाँ पे इतिहास को जो है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को तीन भाग में यहाँ पे बांटा गया है। तीन पार्ट वो कौन कौन से हैं? एक होते हैं कि प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। दूसरा जो है इसको इस प्राक इतिहास को प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है आदि इतिहास। और जो तीसरा है वो है इतिहास। ठीक है ना। अब देखिए ये जो आद प्राक इतिहास है, प्राक इतिहास में वो है कि इसमें लिखित साक्ष्य का अभाव है, केवल पुरातात्विक स्रोत है, इसमें लिखित साक्ष्य का अभाव है। ठीक है ना। दूसरा है आदि इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं। ये आदि इतिहास, इसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य तो है, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य, लिखे हुए साक्ष्य वो पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि इतिहास बोलते हैं। और इतिहास वो है जहाँ पे पुरातात्विक के साथ साथ में साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, और साहित्यिक इतिहास को पढ़ा जा सका, पढ़े पढ़ सकते हैं, उस उन चीज़ों को, साक्ष्यों को पढ़ सकते हैं, उसको इतिहास बोलते हैं। ये अमूमन 600 बीसी में, 600 बीसी से ये शुरुआत होता है ये। ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्राक इतिहास है, विद्वानों ने इस प्राक इतिहास को तीन भाग में बांट दिया। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है ना। तीसरा जो है नव पाषाण काल है। यही जो ये जो नव पाषाण काल है, ये इसके बारे में एक गार्डन चाइल्ड, जो प्रोफेसर, ये विद्वान है, इतिहास इतिहास के विद्वान है, उन्होंने इसे रिवोल्यूशन एज की बात बोला था। यानी कि क्रांतिकारी युग की बात बताया बताया गया है, उन्होंने बताया है इसके बारे में। अब क्रांतिकारी क्यों बताया है? क्रांतिकारी बताने का संदर्भ ये है, पहले बताइए ये जानते हैं कि क्रांति होता क्या है। क्रांति एक वैसी चीज है जो कि पहले से चली आ रही व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दे, आमूल चूल परिवर्तन कर दे। आमूल चूल कहने का मतलब, मान लिया कि कोई व्यक्ति है, इसके पैर हैं, तो ये मूल से लेकर के इसके चूल तक, यानी पूरी तरीके से ए टू जेड में, किसी में व्यापक, किसी में थोड़ी, लेकिन परिवर्तन सारे में हो। तो पहले से चली आ रही जो मानव की व्यवस्था थी, वहां पे संस्कृति थी, उसमें परिवर्तन किया ये नवपाषाण युग। और परिवर्तन कैसा, परिवर्तन कैसा, परिवर्तन ये पहली बार देखा जाता है यहाँ पर कि कृषि की शुरुआत होती है। ठीक है। पहिए का, पहिए का आविष्कार होता है। मिट्टी के बर्तन
का निर्माण होता है ना। और साथ साथ में क्या होता है, साथ साथ में जो है श्रम विभेद होता है यहाँ पर। श्रम विभेद वो कैसे, यानी स्त्री और पुरुष के कार्यों का विभेजन होता है यहाँ पर। श्रम का विभाजन होता है यहाँ पर, श्रम विभाजन होता है। और क्या होता है, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना भी यहाँ पे आती है। और साथ साथ में क्या होता है कि प्राकृतिक शक्ति के रूप में मातृ देवी की पूजा भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिवोल्यूशन युग गार्डन चाइल्ड ने बताया है इसके बारे में। ठीक है ना। तो ये था पहला प्रश्न कि चिरांद जो है, चिरांद का स्थल किस लिए फेमस है, तो ये नवपाषाणिक संस्कृति है। यहाँ पर जानने की बात ये, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करते हैं पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण क्या है, तो ये प्राक इतिहास का ही पार्ट है नवपाषाण। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि चीनी यात्री इत सिंह, देखिए यहाँ पे भी ये है इत सिंह, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया। यानी कि चीन के जो यात्री थे वो बिहार आए, और बिहार कब आए, 405, 635, 637 नहीं, इसमें से कोई भी प्रश्न जो है नहीं है, यानी आंसर आपका क्या है, आपका आंसर जो है डी है। अब आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है 600 लगभग 73 ईस्वी में इत सिंह जो आते हैं बिहार, उसकी एज 673 ईस्वी है। कहीं कहीं 671 भी देता है, कहीं कहीं 672 भी देता है, कुछ कुछ स्रोतों से, लेकिन 673 ईस्वी जो है इसकी एक मानक है। ठीक है ना। इत सिंह आते हैं, ये तीसरे यात्री हैं चीन के जो बिहार आते हैं। इसके पहले दो यात्री जो है और आ चुके थे। एक जो पहले यात्री हैं वो है फाहियान, फाहियान आते हैं ये। फाहियान जब आते हैं यहाँ पर, ये आते हैं 399 और 411 ईस्वी तक ये रहते हैं। किसके समय में आते हैं ये आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके समय में ये आते हैं। ये बौद्ध ग्रंथ है की खोज के लिए आते हैं ये। और जो दूसरे यात्री हैं यहाँ पे वो है हुएन सॉन्ग, हुएन सॉन्ग आते हैं ये आते हैं हर्षवर्धन के समय में। उसमें शासक होते हैं हर्षवर्धन। ठीक है ना, उसमें शासक होते हैं हर्षवर्धन, उनके समय में ये आते हैं। अब देखिए हर्षवर्धन से रिलेटेड जो है, हुएन सॉन्ग से रिलेटेड जो है वो कुछ प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि हर्षवर्धन जो आते हैं इंडिया, और इंडिया से जो जाते हैं, जो यात्रा की अपनी चर्चा करते हैं, वो एक बुक में चर्चा करते हैं, उसका नाम है सी यू की, सी यू की, इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ इनके अन्य नाम में भी है ह्वेन सॉन्ग के, जैसे यात्रियों का राजकुमार। ह्वेन सॉन्ग के कुछ अन्य नाम भी हैं, एक है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। दूसरा इसको बोलते हैं नीति पंडित, नीति का पंडित। नीति का पंडित। आधुनिक शाक्य मुनि भी कहते हैं इनको।
आधुनिक शाक्य मुनि भी कहते हैं। ऐसे जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का भी उपनाम शाक्य मुनि है, लेकिन इन्हें आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है ना, आधुनिक शाक्य मुनि इन्हें कहा जाता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए, बिहार का प्रथम जीतने वाला जो मुस्लिम विजेता थे, वे थे बख्तियार खिलजी। इस व्यक्ति का नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का देखिए एक अन्य नाम भी है, गाजी इख्तियार। एक उपनाम है इनका, गाजी इख्तियार। गाजी इख्तियार इनका अन्य नाम भी है। अब देखिए ये क्या है कि प्रथम मुस्लिम विजेता के साथ साथ में प्रथम तुर्क सत्ता के संस्थापक भी है। ठीक है, प्रथम तुर्क सत्ता के संस्थापक भी हैं। और जिस समय ये आक्रमण किए थे बिहार पर, उस समय क्या था, हाँ एक चीज और जान लेता हूँ कि इन्हीं के समय में इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में बताता है, 1198 ईस्वी में जलाया था, विनष्ट किया था, जो भी कहिए इनके बारे में। ठीक है, और इन्होंने जब बिहार पर आक्रमण किया था, तो उसमें दो वंश के शासक वहां पे शासन कर रहे थे। एक थे जो कि सेन वंश था, और एक जो थे पाल वंश। दो वंश शासक वहां पे शासन कर रहे थे। सेन वंश के शासक उसमें लक्ष्मण सेन थे। और पाल वंश के शासक थे इंद्रदुमन पाल। ठीक है ना, कभी कभी पूछता है ये कि जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, उस समय कौन शासन कर रहे थे? ठीक है ना, कौन शासन कर रहे थे? इसके साथ साथ में एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ पे कि जिस समय ये बख्तियार खिलजी हैं, यहाँ पे बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके जा रहे थे, तो बिहार से उसके निकट में एक स्थान है जहाँ पे ये आराम कर रहे थे। वहीं पर क्या होता है कि एक अली मर्दान नामक व्यक्ति, अली मर्दान नामक व्यक्ति इनकी हत्या कर देता है बिहार शरीफ में ही। बिहार शरीफ में एक जगह है इमादपुर, जहां पर इनकी कब्र बनी हुई है। इमादपुर में इनकी कब्र बनी हुई है। ठीक है ना, तो यहीं पर अली मर्दान नामक व्यक्ति जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये जो है बख्तियार खिलजी ही हैं। बख्तियार खिलजी ने ही किया था विध्वंस। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी थे, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न में की थी कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो ये बख्तियार खिलजी थे, ये इब्न बख्तियार खिलजी थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, जो कि कह रहा है क्या कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया था, वो साहित्यिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कि इन पुस्तक में वो बातों को जिक्र किया गया है, लिखा गया है। तो वो है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी में इस बात की
चर्चा की गई है? हाँ, ठीक है। तबकात ए नासरी में चर्चा की गई है इसकी, जिसके लेखक है मिन्हास उस सिराज। मिन्हाज मिन्हास उस सिराज, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक हैं मिन्हास उस सिराज। यहाँ पे चर्चा की गई तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये है अल बरूनी इसके लेखक है। इसके लेखक अल अल बरूनी है। इस किताब के लेखक जो है अल बरूनी है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसकी चर्चा किताबुल हिंद के बारे में भी लिखा कहा जाता है। इसी को किताब उल हिंद भी कहते हैं, या भारत की खोज, या भारत की खोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अल बरूनी इसके लेखक हैं। ताज उल ताज उल मासीर, बहुत ही बहुत ही जो है ये पुस्तक फेमस पुस्तक है। इसके लेखक जो है हसन निजामी है। हसन निजामी है। इस पुस्तक के लेखक हसन निजामी हैं। और एक बच रहा है तारीख ए मुबारक के शाही। तारीख ए मुबारक के शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सर हिंदी। याहिया बिन अहमद सर हिंदी, ठीक है ना। इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। इस तरीके से जो चर्चा मिलती है वो तबकात नासरी में, जिसके लेखक मिनहान उस शिराज हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे चर्चा करने की बात है कि जो ये जो तबकात ए नासरी है, इसी में मध्यकाल के समय में, मध्यकाल में जो बिहार की जो सर्वप्रथम चर्चा की गई, वैसे तो जानते हैं कि बिहार की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। बिहार शब्द का शतपथ ब्राह्मण में किया गया है प्राचीन काल में। लेकिन मध्यकाल में तबकात ए नासरी में भी चर्चा किया गया है इसका। मध्यकाल में तबकात ए नासरी में भी चर्चा किया गया है। और मध्यकाल के ही एक लेखक हैं विद्यापति, जिसमें कृतिलता में इसकी चर्चा की है। विद्यापति की पुस्तक है कीर्तिलता। कीर्तिलता में भी चर्चा की गई है बिहार की, ठीक है ना। जो कि इसके लेखक कौन है? विद्यापति है। विद्यापति की एक पुस्तक और है जिसका नाम है राजनीति रत्नाकर, जो कि बीपीएससी ने पूछा है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? विद्यापति। ये बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। दफन है यानी उनकी कब्र कहाँ पर है? उसका जो आंसर है वो है नालंदा में। उसके उनके जो कब्र हैं वो कहाँ है? नालंदा में है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं यहाँ पे आप लोग को ये याद दिला दूं कि ये नई प्रश्न है बीपीएससी के लिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी में पहले कभी नहीं देखा गया। और बीपीएससी की आदत रही है एक, कि यदि वो एक प्रश्न पूछता है तो वो उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। 1 साल 2 साल गैप के मद्देनजर वो उसको रिपीट करता है। ये बीपीएससी की आदत रही है। जैसे आप फिलहाल देखते होंगे कि एक प्रश्न पूछा है कि गांधी जी को जीवन दान किसने दिया है, गांधी जी को जहर देने से किसने बचाया। तो वो बत्तख मियाँ का जो आंसर है, लगातार देखिए 2 वर्षों में इधर पूछ चुका है। उधर गंगा नदी कितनी बार रिपीट कर चुका है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बीपीएससी पकड़ते हैं तो बार बार पूछते हैं, और लगभग नए प्रश्नों को वो रिपीट करते हैं। तो ये भी एक तरीके से बीपीएससी का नया प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न समाहित है। जैसे कहाँ के अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक? तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक। फिर कौन था कि किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा।
कहाँ निर्वासित किया गया? ये तो नालंदा में है ही। लेकिन आप ये जानते हैं कि अकबर के द्वारा जो है कश्मीर को जीता गया था वो 1586 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में। और इसमें जो इनके जो मुगल जो सेनापति थे यहाँ पे, वे थे भगवान दास। एक थे भगवान दास, ठीक है, और एक जो थे कासिम खान। कासिम खान, ठीक है ना। जब मुगल अकबर ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था तो सेनापति थे एक भगवान दास थे और एक कासिम खान, जिन्होंने वहां का अभियान किया था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर, बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ये प्रश्न ये कह रहा है कि मध्यकाल, देखिए इतिहास अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है तीन भाग में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है अध्ययन के दृष्टिकोण से। एक जो है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन, मध्यकाल, और एक है आधुनिक काल, ठीक है, अध्ययन के दृष्टिकोण से। अब अध्ययन प्राचीन काल तो आप जानते हैं कि लगभग 750, मतलब 750 800 जो बीसी है वहां तक के काल को प्राचीन काल बोलते हैं। 750 से लेकर के या 800 से लेकर के 1757 तक की अवधि को जो है मध्यकाल बोलते हैं। और 1757 के बाद से जो की अवधि है वो आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। तो इसी के रूप में मध्यकाल के बारे में पूछ रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का इंपॉर्टेंस था, महत्वपूर्ण था, वो क्यों था? तो पहला कार्य व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं, व्यापार के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ कभी भी फेमस नहीं रहा है। विद्या के केंद्र के रूप में, हाँ विद्या के केंद्र के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि गोपाल वंश के द्वारा वहां पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, तो विद्या के रूप में है। प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी हाँ है, क्योंकि ये तुगलक वंश के द्वारा राजधानी बनाया गया था। तुगलक वंश के द्वारा जो है राजधानी बनाया गया था, तुगलकों की। धार्मिक केंद्र के रूप में भी बिल्कुल है, क्योंकि धार्मिक रूप में बौद्धों का वहां पर बिहार था, जिसके नाम पर आगे चल करके बिहार का स्थान, बिहार का नाम भी बिहार पड़ा। और दूसरी बात वहां पर कि जो प्रसिद्ध सूफी संत थे सरफरुद्दीन, सरफरुद्दीन यहिया मनेरी, इनकी जो है दरगाह भी है। तो धार्मिक केंद्र के रूप में ये जो थे फिरदौसी कबीले के थे। कभी कभी ये पूछता है, ये पूछता है कि किस कबीले के थे, ये किस सिलसिले के थे। तो ये सरफरुद्दीन मनेरी फिरदौसी कबीले से थे, ठीक है ना। तो ये था, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न को काट दें तो देखिए पहला कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 2 3 4 ये बच रहे हैं केवल ऑप्शन सी में, ठीक, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? अभी चर्चा किया था हम लोगों ने कि ये फिरदौसी से है, ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है, सरफरुद्दीन मनेरी। देखिए ये जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय जो मुनुद्दीन चिश्ती के द्वारा शुरुआत किया गया था, मुनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय, जो कि ये अजमेर में फेमस है, अजमेर में, ठीक है ना। और जो सुहरावर्दी है
ये सोहरावर्दी जो था वो एक तरीके से सिंध में, सिंध के तरफ था ये फेमस सोहरावर्दी। और फिरदौसी जो है सिहुरावर्दी का ही एक पार्ट है, फिरदौसी, जो बिहार में फेमस था। और बिहार में फेमस करने वाले थे ये सरफुद्दीन मनेरी थे, यहिया मनेरी, जो कि फिरदौसी से थे ये। ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। कब बनाया था? 1541 ईस्वी में। ठीक है, प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसकी चर्चा जो है कि प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने पटना को, वो इसकी चर्चा मिलती है तारीख ए दौदी में। तारीख ए दौदी में इसकी चर्चा मिलती है, जिसके लेखक कौन है? अब्दुल्ला। इसके लेखक हैं अब्दुल्ला, जिसमें ये बताया गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये भी पूछता है कि वो प्रथम बिहारी शासक कौन था जो दिल्ली पर शासन किया था, तो उसका आंसर भी होता है शेर शाह। शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि वो कौन से शासक थे जिनके चरित्र में, जिनके व्यक्तित्व में लोमड़ी और शेर के गुण विद्वान थे, तो वे शेर शाह के बारे में ही कहा जाता है ये। ठीक है ना, बिहार में जाइएगा तो शेर शाह का जो दुर्ग है, किला है, इनका कब्र है, वहीं पर मिलेगा, रोहतास में। ठीक है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? देखिए, ये है एक तरीके से यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड प्रश्न है। यूरोपीय कंपनी जो जब इंडिया के बाद जो है बिहार में प्रवेश करती है, तो पूछ रहा है क्या कि 1632 में फैक्ट्री, फैक्ट्री कहने का संदर्भ है कि अपने सामान वामान रखने की जो एक तरीके का स्टोरेज बोलते हैं, वही है, किया था। और ये जो स्थापित किया था पटना कॉलेज के जो दक्षिणी उत्तरी पार्ट में आप जाएंगे तो एक है दरभंगा हाउस, उसी में इन लोगों ने स्थापित किया था। तो 1632 में किया था, ये डच ने किया था। डच, जो कि मेन रूप से ये नीदरलैंड के जो थे नागरिक थे। ये नीदरलैंड जो कंट्री है, वो वहीं के रहने वाले थे, ये नीदरलैंड के, जो 1632 ईस्वी में स्थापना किए थे। ठीक है। उसके बाद पुर्तगाली कंपनी की स्थापना नहीं किए थे, लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले आए थे वहां पे, लेकिन कंपनी का स्थापना नहीं की थी। ये पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे पहले यूरोपीय कौन सी कंपनी आई, तो वो पुर्तगाल ही होगा। पुर्तगाली आए थे, लेकिन उन्होंने कभी फैक्ट्री की स्थापना नहीं किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये 1651 ईस्वी में इसने फैक्ट्री को स्थापित किया था यहाँ पे। और डेन जो है वो 1774 में किया था। कभी कभी ये मिलाने के लिए दे देता है। डेन फैक्ट्री 1774 में किया था। ठीक है ना। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? ये जो है 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? ये जो है 1733 ईस्वी में है। और 1733 ईस्वी में जब मिलाया गया था, तो उस समय बंगाल के जो शासक थे वहां पे, वे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान थे। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान थे। ठीक है ना। और जब ये शासक बने, बंगाल का नवाब बने, तो ये उप गवर्नर जो है, ये इन्होंने क्या कहते हैं उसको, नायब सूबेदार अलवर्दी खां को बनाया था। अलवर्दी खां को नायब सूबेदार या डिप्टी गवर्नर कहते हैं, इन्होंने बनाया था यहाँ पे। और यही अलवर्दी खां जाकर के 1740 ईस्वी में जो गिरिया का युद्ध होता है, गिरिया युद्ध, गिरिया युद्ध, जो कि सुजाउद्दीन के ही वंशज होते हैं यहाँ पे, जिसका नाम होता है सरफराज खां।
सरफराज खां को परास्त कर देते हैं ये अलवर्दी खां, और पराजित कर करके एक तरीके से बंगाल में स्वतंत्र राज्य की, खुद की स्वतंत्र शासक की स्थापना करते हैं अलवर्दी खां। ये ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और जान लें कि बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था। ये भी प्रश्न कई बार ऐसे पूछता है कि बिहार प्रांत को बंगाल से कब अलग किया गया। तो एक बार तो आप जानते हैं कि जब होता है दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में होता है, जो कि अरुंडेल समिति के सिफारिश पर, अरुंडेल समिति के सिफारिश पर जो बिहार है संयुक्त, उसमें उड़ीसा भी रहता है, बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये दिल्ली दरबार जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया जाता है, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया जाता है 1935 के तहत 1936 में। ठीक है ना। तो इस तरीके से बिहार का विभाजन होता है, अलग होता है बाद में। इसकी चर्चा और आगे भी की जाएगी। चलिए, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अभी हमने चर्चा किया पिछले प्रश्न में कि डिप्टी गवर्नर यानी नायब सूबेदार जो है कब बनाया गया था, तो 1733 ईस्वी में ही किया गया था। तब जाकर के 7 वर्षों के बाद में ये गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करते हैं और वहां पर एक अपनी सत्ता का स्थापना करते हैं। ठीक है ना। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान, अली गौहर वही जो कि शाह आलम द्वितीय के रूप में जाने जाते हैं, ये शासक के रूप में शाह आलम द्वितीय के रूप में जाने जाते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष हुआ था, तो 1759 ईस्वी में हुआ था इनका अभियान। और वहीं पर जाकर के 1761 ईस्वी में जो पटना के बगल में है गुलजार बाग, गुलजार बाग, ये वहां पे अंग्रेजों के अधीन राज्याभिषेक करवाते हैं ये शाह आलम द्वितीय के नाम से। ये और ये उसके बाद फिर दिल्ली ही आने के बाद फिर से एक बार अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि वो कौन से मुगल शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, जिसमें एक शाह आलम द्वितीय हैं और एक जो है वो औरंगजेब भी हैं, औरंगजेब भी हैं, जिन्होंने ये दोनों ने मिलकर के 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। और ये शाह आलम द्वितीय जब 1761 ईस्वी में राज्याभिषेक करवा रहे थे, उसी समय पानीपत की तृतीय लड़ाई भी चल रही थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये 1761 का ईस्वी देखा तो लगा कि ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए। ठीक है ना। और यहाँ पे मराठा पूछ सकता है कि इसमें मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सदाशिव, सदा जो शिव राव भाऊ थे, ये कर रहे थे मराठाओं का नेतृत्व। एक और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1764 में बक्सर की लड़ाई। 1764 में बक्सर की लड़ाई। देखिए 1764 तो इम्पोर्टेंट है ही। एक बार मध्य प्रदेश ने पूछ दिया था इसकी ईस्वी भी कि कब होता है, तो ये 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर 1764 को। और ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई माना जाता है और है भी। अब कैसे है, क्योंकि एक तरफ जो है ये इसमें एक तरफ अंग्रेज हैं, अंग्रेज का नेतृत्व यहाँ पर हेक्टर मुनरो कर रहे हैं, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ जो है 3 सेना है, भारत की 3 सेना। एक तो है बंगाल का, जिसका नेतृत्व मीर कासिम कर रहे हैं।
एक है अवध का शुजाउदौला, और एक तो मुगल शासक हैं यहाँ पर, मुगल शासक शाह आलम, ये जो है शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों की संयुक्त सेना को ये हेक्टर मुनरो पराजित करता है। तो साथ साथ में बंगाल, मुगल, अवध, एक तरीके से तीनों नियंत्रण में आ जाते हैं ये। तो इसी तरीके से इसको माना जाता है कि ये जो बक्सर की लड़ाई है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई है, अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने के लिए। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। और भी कई नाम है इसके, इस्तेमरारी, जमींदारी, जागीरदारी व्यवस्था जो है, इनके अन्य नाम भी हैं। लेकिन ये जो लाया गया था, ये किस लिए लाया गया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है भू राजस्व, भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए लाया गया था। उद्देश्य इसका था क्या? इसके उद्देश्य जो थे मुख्य रूप से ये थे, इसके जो उद्देश्य थे वे थे जमींदारों की परंपरागत जमींदारी व्यवस्था को वंशानुगत परिवर्तन करने में दिक्कत ना आए, उसके लिए। और दूसरा था राजस्व का निर्धारण करना, राजस्व का निर्धारण करना। और ये जो लाया गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। 1790 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन 3 वर्षों के बाद 1793 ईस्वी में इसे 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में, यानी इसे जो है अस्थाई बंदोबस्त के रूप में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जो है शुरुआत कर दिया गया था इसको। ठीक है ना। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में जो पटना नगर है वो केंद्र था, किसके लिए? तो ये जो थे, ये बहावी आंदोलन के लिए थे यहाँ पे, बहावी आंदोलन। आप जानते हैं, या मैं आपको याद दिला दूं, कि जो बहावी आंदोलन थे, एक तरीके से प्रारंभ में ये अ, मुस्लिम सुधार आंदोलन के रूप में शुरुआत हुआ था। और इसकी शुरुआत करने वाले जो थे अहमद बहाव, वो वे अरब के थे, वो अरब के थे। भारत में इसकी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए थे वो सर सैयद अहमद खां किए थे। सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही 1830 में वो पटना गए थे, और पटना में इन्होंने बेहतरीन तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया था। सर सैयद अहमद खां की कुछ और भी पर्सनालिटी है कि ये और क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। जैसे इन्होंने शुरुआत किया था साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत किया था इन्होंने 1864 ईस्वी में। ठीक है। साथ साथ में एक और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना किया था, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सिटी, एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, 1875 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खां इसलिए भी उनकी पर्सनालिटी। एक और था, इन्होंने शुरुआत किया था एक पत्रिका का, एक पत्रिका का इन्होंने शुरुआत किया था, जिसका नाम था राजभक्त मुसलमान।
राजभक्त, मुसलमान नाम था। तो ये थे सर सैयद अहमद खां के कुछ विशेषताएं जिन्होंने काम किया था। और वहाबी आंदोलन का 1830 के दशक में जो पटना था वो एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के जो मुसलमान हैं पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फैंट्री के साथ पत्र व्यवहार करते थे और ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करने के लिए योजना बना रहे थे? देखिए, ये तो आंसर इसका है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, लेकिन ये केवल इतना ही फेमस नहीं है। ये थोड़ा सा इसलिए भी चर्चा करने के लिए विशेष रूप से इस प्रश्न की चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि कह रहा है क्या, ये भी एक तरीके का नया प्रश्न है। जैसा कि वो अकबर वाला पूछा था कि कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक जो थे, जैसा प्रश्न नया है उसी तरीके के ये भी प्रश्न नहीं है। तो ये कह रहा है क्या कि कौन अधिकारी थे, तो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी थे। और पटना के मुसलमान जो थे पेशावर के नजदीक कौन सी नेटिव इन्फेंट्री 64वीं के साथ पत्र व्यवहार करते थे और ये कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करें, विद्रोह करें। तो ये तीन चार तरीके का प्रश्न बन रहा है। एक तो पटना के मुसलमान कहाँ, पेशावर के, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री, तो 64वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है ना। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह, देखिए ये चौरी विद्रोह बिहार में नहीं है। ये एक तरीके का जो है ये चेरो विद्रोह है। चेरो विद्रोह है ये। और चेरो विद्रोह है। और ये जो मुख्य रूप से है, ये 1798 ईस्वी से 1802 ईस्वी के बीच में पराकाष्ठा पर था। ऐसी इसकी जो शुरुआत हो गई थी वो 1767 से 1802 ईस्वी के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल बंगाल के प्रेसिडेंसी में। लेकिन 1798 से 1802 के बीच में ये पराकाष्ठा पर था, इसीलिए बीपीएससी ने इसका आंसर 1798 माना है। अब इसके नेता कौन थे? इसके नेता जो थे वो भूषण सिंह थे। पूछता है कभी कभी कि इसके नेता कौन थे। एक थे भूषण सिंह, एक थे शिव प्रसाद। ठीक है। और थे रामबख्श सिंह। ठीक है ना। राम बख्श सिंह जो थे इसके नेता थे। अब यहाँ पर एक ईस्वी देता है 1800, देखिए 32, 1832। तो ये 1831-32 में क्या होता है? कोल विद्रोह होता है। 1831-32 में कोल विद्रोह होता है ये। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये हैं बुद्धो भगत। बुद्धो भगत हैं इसके नेता। इसके नेता विंद राय हैं, सिंह राय हैं। ठीक है ना। ये जो थे कोल विद्रोह के लीडर हैं ये। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये है कैप्टन ये है मेजर बरो। मेजर बरो है ये। देखिए ये जो है 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले, कई बार यही पूछा कि 1857 के जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये जो हुए थे संथाल विद्रोह हुए थे। और ये भी प्रश्न पूछता है कि ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये जो हुआ था ये भागलपुर के, ये जो थे ये भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की जो पहाड़ी है वहां पे एक गांव है भागिनी डी। भागिनी डी, वहां पे से शुरुआत होता है और ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट तक
बर्धमान जो जिला है वहां तक ये फैला रहता है, वहां तक ये होता है ये। ठीक है ना, 1855 का विद्रोह। इसमें ये भी पूछता है कभी कभी कि इसके नेता कौन थे। इसके नेता की भी कभी कभी चर्चा की जाती है कि इसके नेता जो है वो कौन थे। तो इसके जो नेता हैं वो हैं सिद्धो कान्हो, सिद्धो कान्हो चांद और भैरव जो है इसके नेता हैं ये। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 में 55-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कह रहा है क्या कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथाल विद्रोह जो हुआ था, अभी हमने चर्चा किया कि अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो जो ये हुआ था भागलपुर से राजमहल की जो पहाड़ी के बीच में है ना, यहीं पर भागलपुर से राजमहल के बीच में इन्होंने घोषणा की थी, क्योंकि इसी के बीच में ये शुरुआत हुआ था, ये संथाल विद्रोह। तो इस तरीके से आज हमारी 20 प्रश्नों की सीरीज हुई, और मैं इसी तरीके से 20-20 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूंगा। अगले प्रश्न में भी 20 प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो इस तरीके से ये बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों की सीरीज है ये, इतिहास का। इसी तरीके से मैं इतिहास का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का सारे चीज लेकर के आऊंगा प्रीवियस ईयर के, और साथ साथ में एमसीक्यू का भी लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, एमसीक्यू का लेकर के आऊंगा, और साथ साथ में इसके मॉडल क्वेश्चन, मॉडल आंसर क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा बिहार स्पेशल की। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपके साथ। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि करेंट की भी जल्द ही सीरीज लेकर के मैं आऊँगा, और बिहार इकोनॉमी सर्वे की भी सीरीज लेकर के मैं यहाँ पे आऊँगा आप लोग के सामने। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।